हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। और हमारी हरियाणा जीके की इस सीरीज़ में हम हरियाणा की भूगोल या फिर हरियाणा की ज्योग्राफी को अध्ययन कर रहे थे। और हरियाणा की भूगोल के अंतर्गत हमने हरियाणा का फिजिकल डिवीज़न, हरियाणा की जलवायु और मिट्टियाँ, हरियाणा की नदियाँ और यहाँ की सिंचाई, इन टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया था। यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा के वन और नेशनल पार्क। इसके अलावा दोस्तों, जो भी हमारे ये वीडियो लेक्चर रहेंगे वो आपके हरियाणा के जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो आगे चलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपडेट दे दूं। यदि आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन पर आपको डिफरेंट टाइप के कोर्सेज भी मिल जाएंगे, तो उन कोर्सेज को आप एप्लीकेशन से अवेल कर सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा के वन और नेशनल पार्क। तो पहले हम इसकी पूरी थ्योरी डिस्कस करेंगे और थ्योरी के बाद लास्ट में एक हमारा महत्वपूर्ण एमसीक्यू उसका सेक्शन रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा में वर्ष 1966 में गठन के समय वन क्षेत्र कितना था? 3.9% था। तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जब गठन हुआ था हरियाणा का 1966 में, तो उस समय जो हरियाणा का वन क्षेत्रफल था वो कितना था? तो 3.9% था। ये आपको याद रखना है। हरियाणा में वन नीति थी वो 2006 में आई थी। इसके अंतर्गत ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम चलाया गया था। इसके अलावा जो लक्ष्य था कि हरियाणा में कितने वन होने चाहिए, तो वो 20% का लक्ष्य था। ठीक है, देखिए वन नीति थी जो हरियाणा की, वो कब आई थी? ये ईयर आपको याद रखना है, 2006, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके अंतर्गत एक कार्यक्रम चलाया गया था ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा, है ना। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रीनिंग ऑफ जो हरियाणा कार्यक्रम चलाया गया था वो किसके अंतर्गत या किस नीति के अंतर्गत चलाया गया था? तो 2006 की जो हरियाणा की वन नीति आई थी उसके द्वारा चलाया गया था। इसके अलावा इस वन नीति में हरियाणा में जो वन क्षेत्र है उसका लक्ष्य कितना रखा गया था? 20% का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि प्राप्त नहीं हुआ था, प्राप्त सिर्फ हुआ था 10%। तो ये आपको याद रखना है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, तो ये एक रिपोर्ट है जो कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। हरियाणा में वन आच्छादित क्षेत्र 1602 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, जिसका परसेंटेज कितना है? 3.62% हरियाणा के क्षेत्रफल का। तथा वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कितना है? 1565 वर्ग किलोमीटर, जो इसका परसेंटेज कितना है? 3.54%। यदि हम कुल क्षेत्र की बात कर ले तो कितना हो जाता है? 3167 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल क्षेत्रफल का कितना है? 7.16। ठीक है, तो ये कुछ डेटा है, आपको याद रखना है। देखिए, जो वन आच्छादित क्षेत्र है हरियाणा का वो कितना है? 1602 वर्ग किलोमीटर, और ये कुल क्षेत्रफल का कितना है? 3.62। तो ये भी पूछ लेते हैं। इसके अलावा वृक्ष आच्छादित क्षेत्र की बात करें तो 1565 वर्ग किलोमीटर, जो कि कितना है कुल क्षेत्रफल का? 3.54। यदि आप इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3167 वर्ग किलोमीटर, या फिर कुल वन क्षेत्र कितना आ जाएगा? 3167 वर्ग किलोमीटर, जो कि संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना है? 7.16%। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो जिले की बात करें तो पंचकुला, जो कि शिवालिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, यहाँ पर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। यदि क्षेत्रफल की बात करें तो 309.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर यहाँ पर वन पाए जाते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वनों की बात करें तो सबसे कम वनों वाला जिला कौन सा है? पलवल। यहाँ पर सिर्फ 13.97 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं। तो आप मैप में भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे उत्तर में पंचकुला जिला मिल जाएगा, जो कि शिवालिक क्षेत्र में आता है। यहाँ पर सबसे अधिक वन है, और पलवल सबसे दक्षिण में आपको मिल जाएगा, यहाँ पर सबसे कम वन है। प्रतिशत के अनुसार यदि हम बात कर लें तो सबसे ज्यादा वन कहाँ पर है? सबसे ज्यादा वन कहाँ है? पंचकुला में। यहाँ पर 43.5% क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं। इसके अलावा सबसे कम की बात कर लें तो फतेहाबाद, यहाँ पर सिर्फ 0.7% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। तो आप मैप में भी देख सकते हैं। पंचकुला तो हमने पहले देख लिया, इसके अलावा ये फतेहाबाद है, यहाँ पर सबसे कम वन पाए जाते हैं। देश में क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन की बात कर लें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। इसके अलावा सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं? हरियाणा में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। हरियाणा में यदि पूरे देश की बात करें तो सबसे कम वन पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा सबसे ज्यादा वन की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। हरियाणा में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले, तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाले जिलों की बात कर लें तो पंचकुला, यमुनानगर, गुरुग्राम, भिवानी, तो इन जिलों में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं। भौगोलिक आधार पर वनों का वर्गीकरण, तो वनों का वर्गीकरण की बात करें तो दो प्रकार के वन पाए जाते हैं हरियाणा में। एक है उष्ण कटिबंधी शुष्क पतझड़ वन, और एक है उपोष्ण कटिबंधी पाय वन। अब हम इनको यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले उष्ण कटिबंधी शुष्क पतझड़ वन। यह वन 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र जहां पर 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है प्रतिवर्ष, तो वहां पर इन वनों का विकास होता है। हरियाणा के महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, है ना, इसके अलावा भिवानी, यमुनानगर, कैथल, करनाल, सोनीपत, इन जिलों में उष्ण कटिबंधी शुष्क पतझड़ वन है, ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको मैन यहाँ पर ये वर्षा याद रखना है, 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए इन इस प्रकार के वनों को। इसके अलावा यदि क्षेत्र की बात करें तो ऐसे क्षेत्र जो राजस्थान से लगते हैं, ठीक है, तो उन क्षेत्रों में, इसके अलावा यहाँ पर आप उत्तर में देख लीजिए कुछ जिले हैं, कैथल, करनाल वगैरह, तो यहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। इन वनों में शीशम, पीपल,
नीम, आम, जामुन, इमली, खेजड़ी आदि वृक्ष पाए जाते हैं। हरियाणा के शुष्क क्षेत्रों में कीकर, फिरास, झरवेरी, सरकंडा आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तो शुष्क क्षेत्रों की बात करें तो ये वाले वृक्ष पाए जाते हैं, कीकर हो गया, फिरास हो गया, झरवेरी हो गया, सरकंडा हो गया। ठीक है, और इन वनों की बात करें तो शीशम, पीपल, नीम, आम हुआ, ये सारे वृक्ष पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन पर आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, वहाँ पर मेरा बैच लाइव है। इसके अलावा अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी भी वहाँ पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं, तो एक बार आप रूट एप्लीकेशन को विजिट ज़रूर करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन। ठीक है, तो ये पाइन वन का मतलब होता है जो चीड़ के वृक्ष होते हैं, ठीक है, उसकी प्रजाति से इसका मतलब होता है, और ये पर्वतीय क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। यह वन पहाड़ी क्षेत्रों में 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर कहाँ होती है हरियाणा में वर्षा, हमने पहले डिस्कस किया हुआ। तो जो शिवालिक क्षेत्र, पंचकुला हो गया है ना, यमुनानगर हो गया, तो इन क्षेत्रों में यहाँ पर 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो यहाँ पर ही ये वन पाए जाते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन हरियाणा में कहाँ पाए जाते हैं, तो अंबाला में, पंचकुला में, यमुनानगर में और हिमाचल प्रदेश में ये सारे वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये उत्तरी क्षेत्र है जो कि शिवालिक क्षेत्र है, यहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्य रूप से चीड़, पाइन, अमलतास, खैर, महुआ, जामुन के वृक्ष पाए जाते हैं। चीड़ और पाइन के वृक्ष यमुनानगर और पंचकुला में पाए जाते हैं। तो ये शिवालिक वाले तीनों जिले हैं, आपको विशेष तौर पर याद रखना है। इसके अलावा वृक्षों की बात करें तो चीड़ हो गया, पाइन हो गया, अमलतास, ये सारे वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण। अब हम प्रशासनिक वर्गीकरण देख लेते हैं कि वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। तो सबसे पहले होते हैं आरक्षित वन। आरक्षित वन क्या होते हैं? इन वनों में लकड़ी काटना, पशुचारण करना पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है। इनका क्षेत्रफल 249 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल क्षेत्रफल का 15.97% है। यह वन कहाँ पाए जाते हैं? पंचकुला, महेंद्रगढ़ और कैथल में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो आरक्षित वन क्या होते हैं? देखिए, ये सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होते हैं और यहाँ पर जो सरकार के कानून लागू होते हैं वो बहुत सख्त तौर पर लागू होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लकड़ी नहीं बीन सकते, अपने पशुओं को चढ़ा नहीं सकते, चरा नहीं सकते, ठीक है, वृक्षों को काट नहीं सकते, तो काफी कठोर कानून होते हैं। ऐसे वन किन वनों के अंतर्गत आते हैं? आरक्षित वन के अंतर्गत आते हैं। इनके क्षेत्रफल की बात करें तो 249 वर्ग किलोमीटर है। परसेंटेज की बात करें तो 15.97, और जिलों की बात करें तो पंचकुला, महेंद्रगढ़ और कैथल में ये पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं संरक्षित वन की। तो ये वन, यहाँ पर लकड़ी काटना, पशुचारण किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कटाई भी कर सकते हैं, पशुचारण भी कर सकते हैं, लेकिन इस शर्त पर कि वे वनों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप सारी गतिविधियां कर सकते हैं, लेकिन आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेना पड़ेगी और एक कंडीशन रहेगी कि वनों को कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इनके क्षेत्रफल की बात करें तो 1158 वर्ग किलोमीटर में ये पाए जाते हैं, जो कि कुल क्षेत्रफल का कितना है? 74.28%। जिलों की बात करें तो पंचकुला हो गया, यमुनानगर हो गया, भिवानी और सोनीपत, इन जिलों में ये संरक्षित वन पाए जाते हैं। तो इनका आपको परसेंटेज और क्षेत्रफल याद रखना है। नेक्स्ट है अवर्गीकृत वन। इस प्रकार के वनों का अभी तक वर्गीकरण नहीं हुआ, तो ऐसे वन जिनका अभी तक गवर्नमेंट ने वर्गीकरण ही नहीं किया कि वो आरक्षित हैं या संरक्षित हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? अवर्गीकृत वन। इनका कुल क्षेत्रफल कितना है? 9.75% इनका क्षेत्रफल है। इन पर सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता। तो इस प्रकार के जो वन होते हैं इन पर सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता। ये वन कहाँ पाए जाते हैं? कैथल, रोहतक, जींद, पलवल आदि जिलों में ये पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, प्रशासनिक वर्गीकरण आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वन। अब हम बात कर लेते हैं नेशनल पार्क की। राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बनाया जाता है। इनका संचालन सरकार के द्वारा नियम बनाकर किया जाता है। इसमें जानवरों को रखा जाता है। इनमें किसी भी व्यक्ति का कोई पर्सनल भागीदारी नहीं होता। ठीक है, तो देखिए, नेशनल पार्क को समझ लीजिए क्या होता है। इनको बनाने का उद्देश्य सरकार का ये है कि वन्य जीवों और जो वहाँ पर पेड़ पौधे वनस्पति पाई जाती है उनका संरक्षण। इसके अलावा इनका जो संचालन होता है पूर्णतः केंद्र सरकार के द्वारा या फिर और राज्य सरकार के सहयोग से इसको संचालित किया जाता है। इसके अलावा इसमें समस्त जीवों को रखा जाता है और सभी जानवर जो भी वहाँ पर रहते हैं सबका संरक्षण किया जाता है। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति की कोई पर्सनल भागीदारी नहीं होती है। तो यहाँ पर जो भी सरकार के नियम होते हैं कठोरता से लागू होते हैं। हरियाणा में केवल 2 राष्ट्रीय उद्यान है, तो इनकी हम चर्चा कर लेते हैं। पहला है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो आप मैप में भी देख पा रहे होंगे, गुरुग्राम जो जिला है यहाँ पर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। यह राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम जिले में है। 1971 में इसे पक्षी विहार और 1989 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। ठीक है, तो 1971 में इसे पक्षी विहार के रूप में बनाया गया था और फिर आगे चलकर 1989 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। पक्षी विहार की स्थापना महान पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से हुई थी। ठीक है, तो जब इसे पक्षी विहार बनाया गया था 1971 में, तो उस टाइम डॉक्टर सलीम अली, ठीक है, ये पक्षी वैज्ञानिक थे।
ठीक है। तो इनके प्रयासों से सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को पक्षी विहार बनाया गया था, इसलिए इसे सलीम अली विहार के नाम से भी जाना जाता। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। सलीम अली को वर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो इन्होंने पक्षी विज्ञानी थे और काफी काम किया पक्षियों से संबंधित इन्होंने, ठीक है। इसके अलावा पक्षियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो अनिर्थियोलॉजी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है, अलग से एक फैक्ट है। वर्ष 1972 में यह उद्यान जलीय पक्षी हेतु संरक्षित या फिर आरक्षित किया गया। तो 1972 में से किस प्रकार से आरक्षित किया गया था, जलीय पक्षी के रूप में आरक्षित किया था, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क में ग्रीष्म ऋतु में साइबेरियन सारस आते हैं। इस समय बहुत अधिक सैलानी व विदेशी पर्यटक भी घूमने आते हैं। देखिए क्या होता है, जब ठंड का मौसम आता है या फिर शीत ऋतु पड़ती है, ठीक है, तो जो साइबेरिया वाला एरिया है रूस का, ठीक है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है। तो वहाँ से जो भी साइबेरियन सारस होते हैं वो उड़ करके दक्षिण की ओर आते हैं, है ना, और दक्षिण की ओर भारत में भी कुछ पक्षी प्रवास करते हैं, ठीक है। तो इस समय काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सैलानी आते हैं और साइबेरियन सारस इस राष्ट्रीय उद्यान में अपनी शरण लेते हैं। सेकंड है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो दिसंबर 2003 में यह राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित किया गया था ना, आप इसको मैप में भी देख लीजिए। इस यहाँ पर यमुनानगर जिला है, यहाँ पर ही कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है, यह यमुनानगर जिले में है। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 4682.32 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। यह सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ठीक है। दोनों में सबसे बड़ा यदि क्षेत्रफल की बात करें तो यह है, और पहले की बात करें, है ना, तो सुल्तानपुर है। यहाँ साल के वृक्ष, तेंदुआ और लाल जंगली मुर्गा पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पर जानवर पाए जाते हैं, और खासतौर पर जो लाल जंगली मुर्गा होता है, ये आप देख पा रहे होंगे, इसके लिए फेमस है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1936 में हुई थी, ठीक है। तब इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, और वर्तमान में इसका नाम भी चेंज किया जाना है, रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। भारत में सबसे बड़ा नेशनल पार्क की बात करें तो हिमिस नेशनल पार्क है, जो कि लेह लद्दाख क्षेत्र में है ना, जो कि कैपिटल है लद्दाख की क्षेत्र की, यूके यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्थित है। यह नेशनल पार्क लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, इसका आपको क्षेत्रफल भी याद रखना है। यदि हम इंडियन ज्योग्राफी की दृष्टि से बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1972 में आया था, ठीक है। देश भर में वन्य जीवों के संरक्षण को ध्यान रखते हुए यह अधिनियम लाया गया था, ठीक है, देश में। तो ये आपको याद रखना है, 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या फिर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था। टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें तो 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया था, ठीक है, टाइगर के प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि तेजी से जो हमारे बाघ हैं या फिर टाइगर हैं कम हो रहे थे, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। अब हम बात कर लेते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। हरियाणा में टोटल कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो 8 वन्यजीव अभ्यारण्य है यहाँ पर। पहला है वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये पंचकुला में है, आप लोकेशन देख लीजिए। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। यह पंचकुला जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 767.30 हेक्टेयर है, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा दिमाग में रखना है। इसमें सांभर, चीतल, नीलगाय आदि जानवर पाए जाते हैं। अगला है नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य, तो आप मैप में देख लीजिए, रेवाड़ी में ये स्थित है। इसकी स्थापना 30 जनवरी 1987 को हुई थी। यह रेवाड़ी जिले में है। तो आपको मेन क्या रखना है, मेन जिला याद रखना है। मैंने यहीं से क्वेश्चन आएंगे वन्यजीव अभ्यारण्य में कि कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। वर्ष 2009 में इसे अभ्यारण्य को पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था। तो वर्ष 2009 की बात करें तो ये जो अभ्यारण्य से पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया था। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। इस वन्यजीव अभ्यारण्य में सियार, लोमड़ी, काला हिरण आदि जानवर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जानवर से हालांकि नहीं पूछा जाएगा, कोई स्पेशल जानवर मिलता है जो अन्य अभ्यारण्य में नहीं मिलता तो वहां से ही पूछेंगे, वरना ऐसे नहीं पूछते। अगला है खापड़वास वन्यजीव अभ्यारण्य, तो आप इसकी लोकेशन देख लीजिए। यह झज्जर जिले में है ना। इसके अलावा इसकी स्थापना कब हुई थी, 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। तो आपको जिला याद रखना है। यह प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो जैसे कि हमने सुल्तानपुर नेशनल पार्क देखा था, उसी प्रकार से यह भी प्रवासी पक्षियों के लिए है ना। प्रवासी पक्षियों का मतलब क्या होता है, जो अन्य किसी देश से शरण लेने के लिए दूसरे देश में जाते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, प्रवास करना। तो प्रवासी पक्षियों के लिए फेमस है। अगला है अबूबशहर वन्यजीव अभ्यारण्य, यह हरियाणा के सिरसा जिले में है, ठीक है। तो यहाँ पर सिरसा जिला है, यहाँ पर ये स्थित है, आपको जिला याद रखना है। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 11,530 हेक्टेयर में लगभग ये स्थित है। इसमें बंदर, लंगूर, छोटी चिड़िया आदि जानवर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य, तो इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। यह हरियाणा का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है ना। तो ये सबसे बड़ा है इसलिए इंपॉर्टेंट है, कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य। यह यमुनानगर जिले में है, ठीक है। तो यमुनानगर जिला यहाँ पर है, स्थित है यह। इस अभ्यारण्य में साल के वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जहां पर साल के वृक्ष सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो
कालेश्वर अभ्यारण्य है ना, याद रखना है। इसका क्षेत्रफल कितना है तो 11,570 एकड़ इसका क्षेत्रफल है। यहाँ चीतल, सांवर, नीलगाय आदि जीव जंतु पाए जाते हैं। यह संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है, ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखना है। खूलही रैतान वन्यजीव अभ्यारण्य, तो इसकी लोकेशन आप देख लीजिए, है ना। यह शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित है और यदि जिले की बात करें तो पंचकुला में यह स्थित है। इसकी स्थापना 10 दिसंबर 2004 को की गई थी। इसका क्षेत्रफल 4883 हेक्टेयर है। यहाँ हिरण, चीतल, जंगली बिल्ली, भारतीय लोमड़ी आदि पाए जाते हैं। देखिए, वन्यजीव अभ्यारण्य से यदि एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे तो मेन जिलों से ही पूछते हैं, या फिर अन्य कोई क्वेश्चन आएगा तो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वहां से क्वेश्चन पूछेगा, वरना और ये सब यदि आप डेट की बात करें, ईयर की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत कम संभावना होती है। अगला है चिलचिला वन्यजीव अभ्यारण्य, तो कुरुक्षेत्र में स्थित है और हरियाणा का सबसे छोटा अभ्यारण्य, ठीक है, तो ये कुरुक्षेत्र में यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा सबसे छोटा है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो मात्र 29 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है और सबसे छोटा है। यहाँ बतख, बगुले, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल ये सारे पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं ना। अगला है भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, तो हरियाणा के झज्जर जिले में है ये, है ना। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 1074 एकड़ इसका क्षेत्रफल है। यहाँ पक्षियों की लगभग 250 प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है, तो ये भी थोड़ा अलग पॉइंट हो गया। 3 जून 2009 को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में इसे स्थापित किया गया था, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसका जो स्थापना हुई थी वो पक्षी अभ्यारण्य के रूप में हुई थी। प्राकृतिक सुंदर झीलों के लिए फेमस है, तो एक पॉइंट ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो गया कि ऐसा कौन सा अभ्यारण्य, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जो प्राकृतिक सुंदर झीलों के लिए फेमस है, तो कौन सा है, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ भूरे हंस, बतख, लाल बुलबुल, किंगफिशर आदि पक्षी पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हरियाणा के संरक्षण रिजर्व केंद्र, है ना, तो ये देख लेते हैं सरस्वती वन्य जीव संरक्षण केंद्र, ठीक है, तो ये अभ्यारण्य नहीं है, वन्य जीव संरक्षण केंद्र, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अभ्यारण्य हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, 2 हैं टोटल, तो 2 हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1988 को हुई थी। यह हरियाणा के कैथल जिले में है, ठीक है, तो जिला आपको याद रखना है। इसके अलावा इसे सौंसर जंगल के नाम से भी जाना जाता है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिला कौन सा है, कैथल, और इसका अन्य नाम क्या है तो सौंसर जंगल इसका अन्य नाम है, सरस्वती वन्यजीव संरक्षण केंद्र का। अगला है वीरवारा वन्यजीव संरक्षण केंद्र, तो ये कहाँ पर है, जींद जिले में है। इसके अलावा इसका क्षेत्रफल कितना है, 419.26 हेक्टेयर, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यह वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है, ये वन्यजीव संरक्षण केंद्र है, ठीक है। तो ये 2 हैं, आपको याद रखना है, एक कहाँ पर, एक कैथल में है और एक जींद में है। हाथी अनुसंधान केंद्र की बात कर लें तो यमुनानगर जिले के बनसंतौर जंगल में हाथी पुनर्स्थापना व अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है, ठीक है। पुनर्स्थापना मतलब यहाँ पर हाथियों को लाया जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर रखा जाएगा। इसके अलावा इसका क्षेत्रफल कितना है तो 4.8 एकड़ इसका क्षेत्रफल है। अगला है हिरण उद्यान, तो हिरण उद्यान, राज्य में हिरण उद्यान की स्थापना 1970 में हिसार जिले में हुई थी, ठीक है। इसके अलावा इसका क्षेत्रफल कितना है, 42 एकड़ है, तो आपको सिर्फ जिला याद रखना है कि हिरण उद्यान कहाँ है या फिर हाथी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। अब हम देख लेते हैं कुछ जंतु प्रजनन केंद्र, तो पहला है मगरमच्छ, तो मगरमच्छ कहाँ पर है जंतु प्रजनन केंद्र में, तो भौर सौदान कुरुक्षेत्र का ये क्षेत्र है, यहाँ पर मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। अगला है चिंकारा, चिंकारा का कहाँ है तो कैरू भिवानी के अंतर्गत आता है। भैंस की बात करें तो हिसार में है। काली तीतर की बात करें तो पिपली कुरुक्षेत्र में है। अस्सू की बात करें तो हिसार में है। गिद्ध की बात करें तो पिंजौरा पंचकुला में है। फीसेंट की बात करें तो मोरनी पंचकुला में है। रेड जंगल फाउल की बात करें तो पिंजौरा पंचकुला में है। मोर और चिंकारा की बात करें तो झाबुआ रेवाड़ी में। तो ये सारे आपको जो जंतु प्रजनन केंद्र है इसकी लोकेशन या फिर जिले जो भी हैं वो आपको याद रखना है। अब हम देख लेते हैं कुछ जो हरियाणा के जू हैं या फिर चिड़ियाघर हैं उनको हम देख लेते हैं। पहला है पिपली चिड़ियाघर, है ना, ये कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। नेक्स्ट है रोहतक चिड़ियाघर, ये रोहतक में है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। और एक है भिवानी चिड़ियाघर, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1982 में। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है, ठीक है, बट लेकिन आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि कितने चिड़ियाघर है या फिर जू है यहाँ पर। आगे हैं वनों से संबंधित कुछ योजनाएं। तो पहली है सामुदायिक वानिकी योजना। इस योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार के द्वारा यूरोपीय संघ की सहायता से वर्ष 1998-99 में की गई थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना कि यूरोपीय संघ की सहायता से की गई है। इसके अलावा ईयर क्या है, 898-99। यह योजना 2006-07 में पूरी हुई। इस योजना में 67,000 हेक्टेयर पर वनों का विस्तार करना था, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। सामुदायिक वानिकी योजना, ठीक है, केंद्र सरकार की ये योजना है। अरावली पर्वत श्रृंखला पुनर्वास योजना 1991-92 में चली थी, ठीक है। 33,000 हेक्टेयर पर वृक्ष लगाने थे, ठीक है।
अगली है कंडी योजना। विश्व बैंक की सहायता से इस योजना को सहायता दी गई है। इसमें शिवालिक क्षेत्र में पुनः वृक्षारोपण करके वन विस्तार किया जाएगा। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो शिवालिक क्षेत्र है वहां पर वृक्षारोपण करना और वनों का विस्तार करना। इस योजना में वन, कृषि, पशुपालन, बागवानी, ठीक है, आदि योजनाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है, कौन सी योजना किस चीज से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ ली जाती है। हर घर हरियाली योजना। इस योजना को राज्य सरकार द्वारा 2015 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य पौधों की प्रजातियों को बचाना था जो कि लुप्त हो रहे हैं। इसके अंतर्गत स्थानीय प्रजातियों की वृक्षों जैसे पीपल, नींबू, अनार, देशी आम, जामुन, सहतूत आदि के विकास पर बल दिया गया। ठीक है, तो इसका मेन उद्देश्य क्या था, जो प्रजातियां कम हो रही हैं पौधों की उनको बचाना। ठीक है, इसके अलावा प्रजातियों को संरक्षण देना, ये इसका उद्देश्य था। ये राज्य सरकार की योजना है। प्रकृति शिक्षा और जागरूकता योजना। इस योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार ने बच्चों, महिलाओं और युवाओं को प्रकृति या फिर वृक्षों या फिर आप बोले फॉरेस्ट के प्रति जागरूकता बनाने के लिए की गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा की बात करें तो 1990 में सड़क मार्ग, रेल मार्ग व नहरों के किनारे हरा भरा करना। ठीक है, तो ये ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा योजना थी। 1990 के टाइम चली थी। इसका उद्देश्य क्या था, सड़क मार्ग जो भी होते हैं, रेल मार्ग जो होते हैं, नहर जो होती हैं, तो इनके किनारे वृक्ष वगैरह को लगाना और हरा भरा करना। कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं व बोर्ड हैं फॉरेस्ट वनों से रिलेटेड, उनको हम देख लेते हैं। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1974 में। वन विकास निगम की 1986 में हुई थी। इसका ऑफिस या फिर हेड ऑफिस कहाँ पर है, या फिर इसका मुख्यालय कहाँ है, तो पंचकुला में। पर्यावरण न्यायालय कहाँ पर है, तो कुरुक्षेत्र में है। यह पहले हिसार में था, अब ट्रांसफर हो गया कुरुक्षेत्र। और एक और कहाँ है, फरीदाबाद। इसके अलावा राज्य औषधीय पादप बोर्ड 2002 में बना था, पंचकुला में है इसका ऑफिस। कॉलोनल सफेद संवर्धन केंद्र 2016 में इसकी स्थापना हुई थी, कुरुक्षेत्र में इसका ऑफिस है। नेचर कैंप क्या है, तो थापली मोरनी जो कि पंचकुला का क्षेत्र है, बसंतौर, चौहारपुर जो कि यमुनानगर के क्षेत्र है, यहाँ पर नेचर कैंप खोले गए हैं। ठीक है, क्यों खोले गए हैं, ताकि हरियाणा का वातावरण अनुकूल बना रहे। ठीक है, तो नेचर कैंप खोले गए हैं और वृक्ष वगैरह लगाते हैं ये लोग। इसके अलावा बहुत सारे चीजें करते हैं ताकि जो हरियाणा का नेचर है वो अनुकूल बना रहे। हरियाणा में सर्वाधिक झाड़ियों की बात करें तो गुरुग्राम में, और सबसे कम जींद में पाई जाती हैं। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, है ना। पहला है, हरियाणा राज्य में कुल कितना क्षेत्र है जो वन से घिरा हुआ है। तो हरियाणा का कितना क्षेत्र है ये हमने डिस्कस किया था, 7.16% है कुल, हमने डिस्कस किया था, है ना। 2019 की इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में कुल वन क्षेत्रफल कितना है, तो कुल वन क्षेत्रफल कितना था, तो ये हमने भी डिस्कस किया था, 3167, है ना। ये बी आंसर हो जाएगा इसका, 3167 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर कुल वन क्षेत्रफल है। और परसेंटेज कितना था, 7.16%। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार राज्य में कुल कितने क्षेत्रों में वृक्षों का आच्छादन है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1565 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए इनको हम थोड़ा एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2019 की है, इसको मैंने बताया था, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा में वन आच्छादित क्षेत्र है 1602 वर्ग किलोमीटर, जिसका परसेंटेज कितना है, 3.62%। वृक्ष आच्छादित क्षेत्र की बात करें तो 1565 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल क्षेत्रफल का कितना है, 3.54%। कुल वन क्षेत्र की बात करना है तो 6167 वर्ग किलोमीटर, जो कि कितना है, 7.16%। तो ये सारे डेटाज आपको याद रखने हैं। हरियाणा के निम्नलिखित जिलों में से उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका हो जाएगा आंसर डी। ये सभी भिवानी में भी पाए जाते हैं, सोनीपत में भी पाए जाते हैं और गुरुग्राम में भी ये वन पाए जाते हैं। चीड़ और पाइन वन के वृक्ष हरियाणा में किस जिले में मिलते हैं, तो पंचकुला और यमुनानगर। इसका आंसर हो जाएगा 5th का सी, है ना। ये मैंने बताया था, शिवालिक जो क्षेत्र हैं ऊपर के उत्तरी जिले हैं, पंचकुला, यमुनानगर, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। हरियाणा में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं, तो सबसे अधिक की बात करें तो पंचकुला हो जाएगा, यमुनानगर हो जाएगा, गुरुग्राम हो जाएगा और भिवानी हो जाएगा। तो यहाँ पर सर्वाधिक वन देखने को मिलते हैं। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो इसका हो जाएगा ए, झज्जर में है। ठीक है, मैंने बताया था ये सारे जितने भी अभ्यारण्य हैं आपको याद रखने हैं। निम्न में से किस जिले में कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो इसका हो जाएगा डी, यमुनानगर, है ना। कालेसर कहाँ पर है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यमुनानगर में। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेवाड़ी। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो एक कुरुक्षेत्र में है ये। हरियाणा में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो सिर्फ 2 राष्ट्रीय उद्यान है ना। ये मैंने आपको बताया था। 12वां क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के कालेसर जंगल में कौन से वृक्षों की प्रधानता है, तो साल वृक्ष बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया भी था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। तो सी इसका साल आंसर हो जाएगा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान राज्य के किस जिले में स्थित है, सुल्तानपुर की बात करें तो हम 13 का आंसर हो जाएगा ए, गुरुग्राम।
सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना कब हुई थी? तो 1971 में इसकी स्थापना पक्षी विहार के रूप में हुई थी। सुल्तानपुर को जलीय पक्षी हेतु आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया? सुल्तानपुर को जलीय पक्षी हेतु आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया? तो 1972 में घोषित किया गया था। वन संतौर वन में एक हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है, तो ये कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यमुनानगर में। ठीक है, तो हाथी जो पुनर्वास किया जा रहा है वह अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? वन संतौर यमुनानगर में। हिरण उद्यान राज्य के किस जिले में है? तो हिरण उद्यान की बात करें तो हिसार में है। सरस्वती वन्यजीव संरक्षण केंद्र किस जिले में स्थित है? तो इसका हो जाएगा 18 का बी, कैथल। दो है ना, देखिए दो मैंने बताए थे वन्यजीव संरक्षण केंद्र, एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि सरस्वती ये कहाँ पर है? कैथल, और एक है बीरवारा, ये कहाँ है? जींद, है ना। एक बात आपको याद रखना है, ये वन्यजीव संरक्षण केंद्र है ना, ना कि वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सरस्वती वन्यजीव संरक्षण केंद्र और किस नाम से जाना जाता है? तो सौंसर नाम से जाना जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पिंजौरा। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये सही है। मगरमच्छ, ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 21 का हो जाएगा डी आंसर। ठीक है, ये गलत है। राज्य में रेड जंगल फाइन प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा पिंजौरा। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये सही है। ठीक है, कालेसर, यमुनानगर, फिंडाबाद, झज्जर भी सही है। इसका भी आंसर हो जाएगा डी, 23 का डी, ये गलत है ना। राज्य में किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा पलवल में सबसे कम वन क्षेत्र पाए जाते हैं। तो दोस्तों यदि आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।